नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो हम लोग बात कर रहे हैं DU MA पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग 2018 का अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसका 2 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाके दोनों पार्ट देख लीजिए। ठीक है, तो आज ये तीसरा पार्ट अपलोड होने जा रहा है। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कर रखे हैं, नेक्स्ट देखते हैं 41। ओके, तो 41 क्वेश्चन ये है, मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। आपको इंस्टीट्यूशन और उसके स्पेसिफिक फंक्शंस को रिलेट करना है। ठीक है, तो पहला है गेट। गेट होता क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, एक्चुअली ये 1947 13 अक्टूबर ऑफ 1947 में साइन हुआ था, और इसने आगे चलकर ये फ्लॉप हो गया, मैंने फेल हो गया था। इसका जो एम था वो पूरा नहीं हो पाया, तो फेल हो गया, और इसको WTO ने आगे चल के रिप्लेस कर दिया, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, तो इस समय ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इसका फंक्शन क्या था आप देख लो, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अ प्रोविजनल एग्रीमेंट बिटवीन मेनी कंट्रीज whose overall purpose was to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as tariffs or quotas for physical commodities। मतलब यही है कि यार उसका जो मेन फंक्शन था गेट का, वो यह था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। जो टैरिफ्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है, ख़त्म कर देना है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का क्या फंक्शन है? ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका फंक्शन क्या था? इसका फंक्शन जो है वह ये है कि प्रोवाइड, थर्ड वाला देखिए, प्रोवाइड लोन्स एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू सपोर्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विद अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द टास्क ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी। माने कि ये लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, सपोर्ट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करता है लोन और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टेट्स को, जिससे वो अपनी पॉवर्टी वगैरह रिड्यूस कर सकें। ठीक है, WTO हमने जैसा बताया आपको, गेट को रिप्लेस करने का काम WTO ने किया था। WTO का मेन पर्पस क्या था कि ये टैरिफ और बैरियर ऑफ ट्रेड जो था, मैंने गेट और WTO कुल मिला के एक ही चीज़ है। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया WTO ने। तो गेट का भी वही काम था, मैंने WTO का भी वही काम है जो गेट का था। इसका भी यही काम है कि टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स को कम करना है। इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1995 में, 1 जनवरी 1995 में WTO की। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा। टोटल मेंबर इस समय जो हैं इसके 164 हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 वाला आप देखिए। WTO का करेक्ट फंक्शन जो है 4 वाला है। अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग अ फ्री ट्रेड एजेंडा कवरिंग सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इश्यूज एज वेल एज प्योर मर्चेंडाइज ट्रेड। ठीक है, IMF का क्या फंक्शन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए इसका, डी का फर्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट एंड शॉर्ट टर्म फ्लोज ऑफ स्टेबलाइजेशन फाइनेंस एंड एनी मेंबर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जो भी पेमेंट क्राइसिस में रहता है उसको हेल्प करने का काम IMF करता है। ठीक है, तो ये पहला 41 हो गया। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, इसमें मैच करना है आपको कॉन्सेप्शन ऑफ पावर विद द थिंकर्स। माने पावर के ऊपर कुछ थिंकर्स ने जो जिन उनकी स्टेटमेंट है उसको मैच करना है उनसे। ठीक है, तो जैसा आप पहला स्टेटमेंट देखिए, पावर एज कैपलरी एक्शन। पावर एज ए कैपलरी एक्शन, ये किसका डिफिनीशन है, किस थिंकर का स्टेटमेंट है? तो ये मिचेल फुकोल्ड का, मिचेल फुको। ठीक है, मिचेल फुको इज द करेक्ट ऑप्शन। इनका जो एक और है डिफिनेशन पावर के ऊपर, पावर इज नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिचेल फुको ने ही दिया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, पावर इज इनहेंस्ड कैपेसिटी इमर्जिंग फ्रॉम कलेक्टिव एक्शन। ये करेक्ट है, करेक्ट हना आरेंट ही है, सेकेंड ऑप्शन ही इसका होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, पावर एज लेजिटिमेट अथॉरिटी। मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है ये, पावर एज ए लेजिटिमेट अथॉरिटी मैक्स वेबर ने बोला है। पावर एज हेजेमनी, हम लोगों ने कल वाले वीडियो में बात की थी, ग्रामसी का स्टेटमेंट है, अंटोनियो ग्रामसी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मिचेल फुको पावर एज कैपलरी एक्शन के साथ साथ पावर एज नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट देता है। और मिचेल फुको क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये कैसा थिंकर है, उसमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखिए पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, और इसने डेरिडा के साथ मिलके मिचेल फूको और डेरिडा दोनों ने मिलके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की फाउंडेशन रखी है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट दिया है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट, ओके। हना अरेंट की बात करते हैं तो इन्होंने 2 बुक मैंने कई बार बता रखी है, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951 में और ऑन रेवोल्यूशन 1963 में दे रखी। आप ऐसे रिलेट कर, मैं रिवाइज करते जाऊंगा हर एक वीडियो में, अगर कोई ऑथर्स आता है, थिंकर्स आता है, बुक्स आता है, उसका कोई कॉन्सेप्ट आता है, मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। मैक्स वेबर को आप याद कर सकते हो, ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है इसने, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ओके। फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशल साइंस भी कहा जाता है। इसकी एक बुक है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एज अ केस ऑफ कैपिटलिज्म, जो कई बार पूछी गई है, ठीक है। और ग्रामसी के बारे में तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो प्रिजन नोटबुक पे आता है। प्रिजन नोटबुक, इसने जेल में जब ये था अंटोनियो ग्रामसी, तब उसने एक नोटबुक लिखी थी जिसका पब्लिश हुआ आगे चलकर 1971 में पब्लिश हुई प्रिजन नोटबुक्स के नाम से, ठीक है। इसी में इसने थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर की बात कर रखी है, ओके। थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर की बात इसी में कर रखी है प्रिजन नोटबुक में, ओके। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है, तो मैं आपको बता दूं पावर पे एक बहुत ही पॉपुलर डिफिनेशन है लॉर्ड एक्टन की, इसको नोट कर लीजिए। लॉर्ड एक्टन ने एक पावर पर एक स्टेटमेंट दिया था कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। समझ रहे हैं ना बात को, कितनी प्यारी डिफिनेशन है। पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, है ना। तो लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है ये पावर के ऊपर, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसी पर, लॉर्ड एक्टन के इस स्टेटमेंट पर, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43। 43 में भी हमको मैचिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर ऑथर्स हैं और उनकी बुक्स हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऑथर्स और बुक्स कम से कम अच्छे से इनको याद करिए, कम से कम आपको 100-150 बुक्स याद करनी होंगी और उनके ऑथर्स। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, बस याद कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो। बुक्स का अलग एक बना लो, नोट्स बना लो, ऑथर्स और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का अलग बना लो, ठीक है। पावर्स पे कितनी डिफिनेशन पॉपुलर है उनका अलग बना लो। ऐसे जस्टिस पे, लिबर्टी पे, ऐसे थीम वाइज आप लोग स्टडी करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का मतलब है चाणक्य यानी कौटिल्य, ठीक है। इसकी जो बुक का नाम है वो अर्थशास्त्र है, सबको पता है। कालिदास, ये भी शायद पता होगा सबको, रघुवंशम, ठीक है। रघुवंशम के साथ साथ अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है, याद कर लो। भरथरी की बुक नीति शतक है। बाणभट्ट की बुक है हर्षचरित, ठीक है। और बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखा है, ठीक है। 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आप लोग याद करते रहो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कालिदास जो है ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता है, जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके कंटेम्पोरेरी आप ध्यान में रख लो, कंटेम्पोरेरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कालिदास का कंटेम्पोरेरी कौन है? आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, वात्सायन है, ठीक है। ये सारे गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स की मैं बात कर लूँ तो जितने भी एंशियंट थिंकर हैं, जैसे विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिख रखी है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिख रखा है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र का राइटर है, ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य लिख रखा है, कलहण ने राजतरंगिणी लिख रखी है। तो कलहण की ये बुक जो राजतरंगिणी है, कश्मीर के ऊपर है, तो इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है डीयू में, ठीक है। आप इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो। कलहण की राजतरंगिणी, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये बुक्स मैंने जो इंपॉर्टेंट बताई इसको नोट कर लो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट डायलैक्टिक मीन्स इन मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म में डायलैक्टिक का क्या मतलब है, ठीक है। तो डायलैक्टिक करेक्ट ऑप्शन जो है पहला वाला है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है। डायलैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? डायलैक्टिक हैज़ द स्पेशलाइज्ड मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आइडियाज दैट सर्व्स द डिटरमाइनिंग फैक्टर इन देयर रिलेशनशिप। मतलब समझ में आया कुछ? हाँ, डायलैक्टिक हैज़ द स्पेशलाइज्ड मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन आइडियाज, मतलब कि आइडियाज़ जो होते हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करके हम एक रिलेशनशिप जनरेट कर लेते हैं, ठीक है।
इन्होंने मार्क्स ने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है। और और क्या मार्क्स का याद करने लायक है? डायलेक्टिक मटेरियलिज्म दोनों के साथ जैसे मार्क्स ने भी दिया है, एंजल्स ने भी दिया है, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स ने। मार्क्स का नाम अगर आता है तो कार्ल पॉपर को आप याद करिए, ठीक है। कार्ल पॉपर एक थिंकर है जिसने मार्क्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज मार्क्स का किसने किया है, तो वो है कार्ल पॉपर, ठीक है। एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, इसने एक बुक लिखी थी कार्ल पॉपर ने, एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी में मार्क्स का बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म कार्ल पॉपर ने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद करिए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है? इन अ थियोरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स गिव्स लेक्सिकल प्रायोरिटी टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता होगा कि जॉन रॉल्स ने 3 प्रिंसिपल दे रखे थे, ठीक है। थियोरी ऑफ जस्टिस यानी 3 प्रिंसिपल दे रखे थे। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल है? द ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, द इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, द डिफरेंस प्रिंसिपल। अब इसमें जॉन रॉल ने किया क्या था, इसको एक लेक्सिकल प्रायोरिटी में अरेंज कर दिया था कि सबसे पहले लिबर्टी आएगी, फिर उसके बाद माने कि इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल आएगा, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल आएगा, फिर उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल आएगा। ये लेक्सिकल ऑर्डर डिसाइड कर दिया था जॉन रॉल्स ने। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जॉन रॉल के अकॉर्डिंग जो 3 प्रिंसिपल्स दिए गए थे उनका लेक्सिकल ऑर्डर क्या है, तो वही आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन ए और बी है, ठीक है। माने लिबर्टी प्रिंसिपल ओवर इक्वलिटी प्रिंसिपल, फिर उसके बाद बी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू ओस्ट ऑफ। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आप इनके 3 प्रिंसिपल जो मैंने बताए लेक्सिकल प्रायोरिटी में सेट कर रखा है, वही हर जगह आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इस जो ऑर्डर है लेक्सिकल ऑर्डर, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। पहला लिबर्टी आएगा, फिर अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल आएगा, फिर उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल आएगा। एक्चुअली लेक्सिकल प्रायोरिटी में होता क्या है कि दिस ऑर्डर डिटरमाइंस द प्रायोरिटीज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल्स इफ दे कॉन्फ्लिक्ट इन प्रैक्टिस। मतलब यही होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, इन जो प्रिंसिपल दिया था रॉल्स ने, इसको फॉलो करते हुए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इसको प्रैक्टिस करते हुए, तब हम इस लेक्सिकल जो ऑर्डर दिया है उसकी याद करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, बस पढ़ते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। हु सेड द इंटरनेशनल अफेयर्स आर इनहॉस्पिटेबल टू लिबरलिज्म? किसने कहा था ये स्टेटमेंट कि इंटरनेशनल अफेयर्स आर इनहॉस्पिटेबल टू लिबरलिज्म? स्टैनले हॉफमैन का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। याद कर लो इसको फिलहाल ऐसे ही करके। जोसेफ ने, स्टैनले हॉफमैन, स्टीफन वोल्ट, रॉबर्ट क्यून। इसमें अगर देखा जाए तो 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं, स्टैनले हॉफमैन तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, जोसेफ ने एंड रॉबर्ट क्यूहेन, ये 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, इन पे क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे रॉबर्ट क्यूहेन और जोसेफ ने मिल के क्या किया था, इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थियरी दी थी, ठीक है, जो कि न्यू लिबरलिज्म का कोर प्रिंसिपल बन गया था। ओके, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थियरी दोनों ने मिलकर दी, रॉबर्ट क्यूएन और जोसेफ ने, और जो आगे चलकर न्यू लिबरलिज्म का कोर प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। ये दोनों न्यू लिबरलिस्ट थिंकर्स थे। जोसेफ ने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट भी दे रखा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। सॉफ्ट पावर पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इस पर भी क्वेश्चन आया है, तो आपको बताना है रॉबर्ट क्यूएन एंड जोसेफ ने दिया था, ठीक है। दोनों न्यू लिबरलिस्ट थिंकर हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। पंडिता रमाबाई, इस पर हम लोगों ने बात कर रखा है पहले भी, क्योंकि क्वेश्चन इसके इसी पेपर में एक क्वेश्चन और आ चुका है पंडिता रमाबाई पे, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई's पॉलिटिकल आइडियाज फ्यूज्ड सेवरल लिंकेजेस ऑफ। पंडिता रमाबाई पे क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, क्योंकि इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं इंडिया की, ओके।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हिंदुज़म, फेमिनिज्म एंड कास्ट, सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन्होंने हिंदुज़म पे भी वर्क किया है, फेमिनिज्म तो फेमिनिस्ट थिंकर हैं ही हैं, और कास्ट पे भी काफ़ी इनका फोकस रहा है। ठीक है, तो इनकी कुछ बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे स्त्री धर्म नीति। स्त्री धर्म नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में पब्लिश हुई है, इसका ईयर जरूर याद करिए, 1885 1887, ठीक है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और इन्होंने लेटर आगे चलकर क्या किया था, क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन फिर से हिंदू रिलीजन को फॉलो कर लिया था कुछ समय बाद। वुमेन्स की बात करें तो इन्होंने वुमेन्स के लिए काफ़ी कुछ किया है, खासकर विडो वुमेन्स के लिए, नई लड़कियों के लिए, जैसे आर्य महिला सभा का गठन किया था इन्होंने, शारदा सदन का गठन किया था, है ना, मुक्ति मिशन इन्होंने फॉर्म किया था। शारदा सदन में क्या था कि ये शेल्टर टाइप का था, ठीक है, शारदा सदन शेल्टर था, जिसमें जो हाई कास्ट विडो, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि ये जो शारदा सदन था ना, ये सबके लिए नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स के लिए था, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए था, जो विडो हो गई थी और हाई कास्ट से बिलोंग करती थी, और उनको शेल्टर प्रोवाइड करने का काम करती थी। ठीक है, तो शारदा सदन, आर्य महिला सभा, मुक्ति मिशन, ये 3 इन्होंने गठन किए थे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। रामानुज वॉज एसोसिएटेड विद व्हिच अमंग द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय में। ठीक है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो रामानुज की बात करें तो रामानुज आपको पता होना चाहिए, पहली बात, इसका मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ फिलहाल। रामानुज वॉज एसोसिएटेड विद व्हिच अमंग द फॉलोइंग, तो वैष्णविज्म, मैंने वैष्णव संत थे ये, वैष्णविज्म से ये रिलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में 3 जगत गुरु हैं, एक रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और दूसरे माधवाचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य वगैरह भी हैं, लेकिन जो 3 खास हैं जिनकी फिलॉसफी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्होंने क्वालिफाइड मोनिज्म की बात की है, इनकी फिलॉसफी के बारे में पूछा जाता है, तीनों है ना, तीनों की फिलॉसफी के बारे में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी का नाम है वो है क्वालिफाइड मोनिज्म, मतलब विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, शंकराचार्य की फिलॉसफी जो है वो एब्सोल्यूट मोनिज्म की फिलॉसफी है, माने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है, और माधवाचार्य की जो फिलॉसफी है वो डुअलिज्म की फिलॉसफी है, डुअलिज्म यानी द्वैतवाद की, द्वैत वेदांत की। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद करिए, तीनों का जो कैटेगराइजेशन है उसको ध्यान में रखिए, रामानुजाचार्य क्वालिफाइड मोनिज्म, शंकराचार्य एब्सोल्यूट मोनिज्म, माधवाचार्य डुअलिज्म। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है, मैकियावेली इज अ मॉडर्न फिलोसोफर बिकॉज, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मैकियावेली पे आता है। ठीक है, इनकी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूँ, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैकियावेली की 2-3 बुक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और मैकियावेली पर कुछ थिंकर्स ने क्या बोला है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, और ये मॉडर्न थिंकर या मॉडर्न फिलोसफर क्यों कहते हैं इस पर क्वेश्चन आता है, एक चाइल्ड ऑफ हिज टाइम पर क्वेश्चन आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पहले देख लो, मैकियावेली मॉडर्न फिलोसफर क्यों कहा जाता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ही हैड एडहेयर टू अ सेटलमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन हिज राइटिंग्स, इसके लिए भी कहा जाता है। और ह्यूमनिज्म की बात की थी, सेकुलरिज्म की बात की थी, साइंटिफिक रीजनिंग की बात की थी, इसलिए भी इसको मॉडर्न फिलोसफर कहा जाता है। ठीक है, इसने इटालियन रेनेसेंस को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ हिज टाइम भी कहा जाता है। ऐसा कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि चाइल्ड ऑफ हिज टाइम किस थिंकर को या किस फिलोसफर को बोला जाता है, तो मैकियावेली को बोला जाता है। पॉलिटिकल रियलिज्म का फादर भी है ये। ठीक है, मैकियावेली इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। लियो स्ट्रॉस एक थिंकर हैं जिसने मैकियावेली को क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोला है, टीचर ऑफ इविल, क्या बोला है मैकियावेली को कि टीचर ऑफ इविल है लियो स्ट्रॉस ने। और शेक्सपियर ने क्या बोला था, मर्डरस मैकियावेली। ओके, ये 2-3 स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। बुक की बात कर लें तो द प्रिंस 1532 में लिखी गई है, डेट याद करना ज़रूरी है, 1532 में। द डिस्कोर्स ऑन लिवी, जिसमें रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था,
ये क्वेश्चन आता है कि मैकियावेली ने अपना रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया था। तो द डिस्कोर्स ऑन लिवी 1531 में इसने पब्लिश की थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, द आर्ट ऑफ वॉर 1521 में ये लिखी थी। ठीक है, ये 3 बुक्स हैं जो घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। रामाबाई कन्वर्टेड टू, इसी पेपर में रामाबाई पे ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो रामाबाई कितनी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। एक्चुअली यही एक फेमिनिस्ट है मॉडर्न इंडिया की, पहली फेमिनिस्ट थिंकर, इसलिए इन पे क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपको बताया था अभी फ़िलहाल कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी में ट्रांसफ़र कर लिया था, अपना रिलीजन परिवर्तित कर लिया था। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है, राजुकाज वर अपॉइंटेड बाय अशोक टू परफॉर्म व्हिच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस। ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चाणक्य पढ़ाया जाता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, हर जगह वैसे पढ़ाया जाता है चाणक्य। तो चाणक्य अशोक का टीचर है, चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर है, इसीलिए यहाँ पे राजुकाज पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जुडिशियल फंक्शन। राजुकाज क्या करते थे, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते थे। यहाँ पे कौटिल्य के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ आपको। कौटिल्य क्या था, अशोक का टीचर, चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर। ठीक है, इसने सप्तांग थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है, मंडल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। सप्तांग में 7 लिम्स ऑफ स्टेट की बात की है कि स्टेट के 7 पार्ट होते हैं, 7 लिम्स होती हैं। कौन कौन से, स्वामी हो गया, अमात्य हो गया, जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, दंड हो गया, मित्र हो गया। ये 7 लिम्स बताए हैं स्टेट के कौटिल्य ने अपनी सप्तांग थियरी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कौटिल्य का। और फिलहाल इसने इनकी बेसिक प्रीमाइसेस भी कुछ पूछी जाती हैं कौटिल्य की। बेसिक प्रीमाइसेस क्या हैं, जैसे नेवर सर्व नेचुरल एनिमी। जैसे भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कभी भी मित्र राष्ट्र नहीं बन सकता है, ऐसा किसने कहा था, चाणक्य ने कहा था। ठीक है, कि नेवर आर नेचुरल एनिमी, जो पड़ोसी होते हैं वो हमेशा दुश्मन ही होते हैं। ठीक है, एनिमी, जो एनिमी का एनिमी है, यानी एनिमी ऑफ एनिमी इज़ फ्रेंड, दोस्त दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे बेसिक प्रीमाइसेस हैं चाणक्य की जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52। 52 में क्या है, which article of Indian Constitution provides greater autonomy to the Jammu and Kashmir compared to the other state of India। तो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है ये, हम लोगों ने कई बार कर रखा है। फिलहाल इस समय ये आर्टिकल जो है रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, 370 करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ वाला आर्टिकल 347 सॉरी 370। ठीक है, 370 है, इसको रिमूव कर दिया है। अब जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में आया था, जिसको पार्लियामेंट ने पास करके जम्मू और कश्मीर को डिवाइड कर दिया था। जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसको डिवाइड कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, एक जम्मू एंड कश्मीर बन गई, दूसरा लद्दाख बन गया। ये चीज़ आ सकती है पेपर में। ठीक है, किस बिल की वजह से स्टेट को यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करके रखनी है। और प्रेजेंट टाइम में क्या है कि पहले भी 6 लोकसभा सीटें थीं, जम्मू कश्मीर राज्य में 6 लोकसभा सीटें थीं, जो जिनका डिवीज़न हुआ तो लद्दाख को कितनी सीटें मिली, लद्दाख को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिली है, और जम्मू एंड कश्मीर को 5 सीटें मिली हैं लोकसभा की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अब गवर्नर नहीं होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर हुआ करता था, लेकिन जब से ये बिल पास हो गया अब गवर्नर नहीं है, अब वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में हुआ करता है। ठीक है, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वैसे भी अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक असेंबली है, जैसे दिल्ली में एक असेंबली है, पुडुचेरी में एक असेंबली है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी एक असेंबली है। ठीक है, लद्दाख में असेंबली नहीं है, ध्यान देना है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53। 53 में क्या है,
वेस्टनर अरेंजमेंट सिक्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एक्सपोर्ट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर देख लो। इसके सारे आंसर जैसे कन्वेंशनल आर्म हो गया, डुअल यूज गुड हो गया, स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सारे इसके करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नो, अब वेस्टनर अरेंजमेंट है क्या, ये देखना है आपको। ठीक है, वेस्टनर अरेंजमेंट है क्या, किसका पार्ट है? तो आपने सुना होगा मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, MECR एक होता है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। इसमें क्या है, एक वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। किसके द्वारा बनाया गया है? जो भी मेजर वेपन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा मास, जो वेपन्स नहीं होते, मास WMD जिसको कहते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, ये जितने कंट्रीज़ हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाले, जो बहुत ज़्यादा वेपन सप्लाई करते हैं, उनका एक नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री एग्रीमेंट है ये। ठीक है, उसमें उसमें 4 रिजीम्स आते हैं। ठीक है, 4 रिजीम्स आते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है NSG, दूसरा होता है AG, तीसरा होता है MTCR, चौथा होता है वेस्टनर अरेंजमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो अगली बार NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से बन सकता है क्वेश्चन, AG यानी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बन सकता है, MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी बात मैं बता दूं कि ये 4 पार्ट जो हैं, 4 रिजीम जो हैं मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के अंदर, इनमें से इंडिया 3 का पार्ट है और 1 का पार्ट नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए किसका पार्ट नहीं है इंडिया। फिलहाल चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो NSG है ना, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। बाकी जितने तीनों ग्रुप हैं, AG, MTCR, वेस्टनर अरेंजमेंट, मोदी जी के आने के बाद ये तीनों में भारत मेंबर बन गया। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर 2016 में बना, वेस्टनर अरेंजमेंट का मेंबर 2017 में बना। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मल्टी लेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, MTCR पे बन सकता है, NSG में बन सकता है, इंडिया किसका मेंबर है किसका नहीं है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, JNU में तो फिलहाल इस पर क्वेश्चन आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आ सकता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज मॉडर्न बिकॉज, मैं पानी पी लूँ यार, बहुत गर्मी है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज मॉडर्न बिकॉज, क्यों है भाई, क्यों मॉडर्न है? मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न क्यों है? क्योंकि ये जो है इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड है। इसके थिंकर्स जितने हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वाला हो गया। मॉडर्निटी बिगन्स इन द 19th सेंचुरी। मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज, ये थर्ड वाला नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी एंड लिबर्टी इन्फ्लुएंस्ड दीज थिंकर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955 लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ विच पर्टिकुलर एक्ट इन द लेट 1980s। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा, ठीक है फिलहाल ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन जितने भी लैंडमार्क एक्ट हैं आपको उनको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, लैंडमार्क एक्ट पे कुछ एक आध 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको याद कर लो। जैसे लैंडमार्क एक्ट हो गया, कौन सा? सिटीजनशिप एक्ट हो गया 1955, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया 1956, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया 1974, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हो गया 1955। ये सारे एक्ट याद कर लीजिए। अभी फार्मर पे जो लॉज बने थे उनको देख लीजिए, है ना। मुस्लिम वीमेंस के मैरिज पे कौन से, ट्रिपल तलाक वगैरह, ये सारे एक्ट आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। कंसिडरिंग Isaiah Berlin's understanding of liberty, which of the following statement is not correct?
आपको यहाँ इसाया बर्लिन का जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी वाला, उसको फॉलो करते हुए देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है। तो बर्लिन मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ये तो करेक्ट है, उन्होंने ऐसा किया था, बिल्कुल डिस्टिंक्शन किया था नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का। नेगेटिव लिबर्टी मीन्स नॉट बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स टू अटेंड वंस गोल, ये भी ठीक है। द कैपेसिटी और इनकैपेसिटी टू फुलफिल वंस डिजायर्स बिलोंग्स टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, ये भी ठीक है। द स्टेट कैन ओनली सिक्योर पॉजिटिव लिबर्टी टू द इंडिविजुअल, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने दोनों, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा है ना, लेकिन उन्होंने दोनों टाइप की लिबर्टी का बात किया है, ठीक है, ओके। मतलब बर्लिन ने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों की बातें की हैं। बर्लिन ग्रांटेड दैट बोथ कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट वैलिड ह्यूमन आइडियल्स एंड दैट बोथ फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी आर नेसेसरी इन एनी फ्री एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। माने किसी भी फ्री और सिविलाइज सोसाइटी के लिए दोनों फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी ज़रूरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ठीक है। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। और जो टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये लेक्चर एक्चुअली था जो बाद में बुक बना के पब्लिश की गई है, ठीक है, 1958 में, 1958 में, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी पे क्या कहा था कि पॉजिटिव लिबर्टी में भी अंडरस्टूड एज सेल्फ मास्टरी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस इज अनदर वे टू डिस्क्राइब, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वॉशिंगटन कंसेंसस होता क्या है, आपको ये समझना है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहला ही करेक्ट ऑप्शन है, न्यू लिबरलिज्म एंड इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एज मॉडर्नाइजेशन विद अ थ्रस्ट टू स्टेबलाइज, प्राइवेटाइज एंड लिबरलाइज, यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका, स्टेबलाइज, प्राइवेटाइज एंड लिबरलाइज, ठीक है। ये क्या थी? एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, जो वॉशिंगटन डीसी बेस्ड जितने इंस्टीट्यूशन हैं, वॉशिंगटन डीसी यानी वॉशिंगटन डीसी में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉशिंगटन डीसी में है, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी में है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। तो इन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई, ठीक है। पॉलिसी में क्या कहा गया, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज जो भी क्राइसिस में थी, उनकी इकोनॉमी जो क्राइसिस में थी, उनको प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने एक पैकेज डिसाइड किया कि हम लोग आपको पैकेज देंगे, उसके लिए आपको अपनी इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। 1991 का केस आप लोगों को याद होगा, वही चीज़ है ये, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री ऑफ मार्क्सिज्म पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन घुमा फिरा के आपको मैं बता दूं, ज़्यादा नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है, आप उनको अच्छे से कर लो, वही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो फिलहाल मार्क्सिज्म पे देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें ट्रू है। मार्क्स वुड हैव सपोर्टेड द लिबरल वेलफेयर स्टेट बिकॉज इट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द प्रोलेटरिएट्स बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। सपोर्टेड द लिबरल वेलफेयर स्टेट बिकॉज इट इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द प्रोलेटरिएट, बिल्कुल नहीं। इमेंसिपेशन इज इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर कैपिटलिज्म, बहुत सही बात इन्होंने कही है, ठीक है, ये बात वो जानते थे, मार्क्स ये बात कहते थे, ठीक है। अंडर कैपिटलिज्म ओनली द वर्कर आर एलिनिएटेड, वर्कर नहीं सभी एलिनिएटेड थे, ठीक है। कैपिटलिज्म इज द सिस्टम अंडर विच प्रोडक्टिव फोर्सेज रीच देयर पीक, ये भी करेक्ट है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग, बी और डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स की बात कर लो अच्छे से याद, इनके दो जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं, वही रिपीट होते रहते हैं, उनको देख लो, कर लो। जैसे इनका कॉन्सेप्ट है थियरी ऑफ सरप्लस लेबर का, कौन सा कॉन्सेप्ट है, थियरी ऑफ सरप्लस लेबर का, उससे क्वेश्चन आता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है जो एंजल के साथ इन्होंने मिलकर दिया है। और एलिनिएशन का एलिनिएशन, इनका जो थियरी ऑफ एलिनिएशन दिया था, उन्होंने 4 टाइप का एलिनिएशन बताया है मार्क्स ने। कौन कौन सा? एक प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एलिनिएशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा क्या था, एलिनिएशन फ्रॉम स्पेसीज बीइंग, चौथा था एलिनिएशन ऑफ मैन फ्रॉम मैन, ओके।
तो ये 4 टाइप के एलिनिएशन भी पूछे जाते हैं। और बुक्स तो आपको पता ही है, बुक्स इनकी पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिख रखी है। मोड ऑफ प्रोडक्शन पे भी क्वेश्चन आता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स होता क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वही मास ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन वही मास ऑफ प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इसको याद कर लो। और इनकी जो बुक है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मैं बता दे रहा हूँ, उनको आप लोग मेंशन कर लो। जैसे जो थियरी ऑफ एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने जिस बुक में दी है, किस बुक में दी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विच बुक्स थियरी ऑफ एलिनिएशन कॉन्सेप्ट गिवन बाय मार्क्स, किस बुक में थियरी ऑफ एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट मार्क्स ने दिया है, तो वो उस बुक का नाम है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में, 1844। ओके। जो दूसरी बुक है वो पूछी जाती है द जर्मन आइडियोलॉजी, 1845 में इन्होंने एंजल के साथ मिलकर लिखी। दूसरा, एंजल बहुत ही जिगरी दोस्त था इनका, ठीक है बहुत ही जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार जिसको कहते हैं, है ना। तो द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, इसे भी एंजल के साथ मिलकर 1848 में इन्होंने पब्लिश की थी, ठीक है। तीसरी बुक है। चौथी बुक जो एंजल्स ने लिखी थी लेकिन वो मार्क्स की बुक थी, दास कैपिटल 1967, इसको पब्लिश की थी मार्क्स के डेथ के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क्स के डेथ के बाद कौन सी बुक उनकी पब्लिश हुई थी, तो वो दास कैपिटल है 1967, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या है, यहाँ पर आपको प्रोविजंस दिए गए हैं। प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द कंट्रीज फ्रॉम व्हिच दे आर बोरोड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है ये किस कंट्री से बारो किए गए हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से आया, डीपीएसपी आयरलैंड से आया। कहाँ से आया, आयरलैंड से आया। फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया, जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से आया, यूएसए से आया। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया, ये शायद आप लोग आसानी से कर लें, ये भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रांस से आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि डीपीएसपी इंडिया के किस पार्ट में है, डीपीएसपी किस पार्ट में है, पार्ट 4 में है। आर्टिकल कौन कौन सा है, आर्टिकल 36 से 51, माने 36 से 51 के जितने आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी में काउंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात कर लें तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ना। एक्चुअली ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, तो अमेरिका में कहाँ से ये आया, अमेरिका में कहाँ से आया, तो एक केस हुआ था अमेरिका में, मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस। कौन सा केस है, ये याद करना, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस है, ये इसी के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इस्टेब्लिश हुआ था अमेरिका में। तो अमेरिका में इस केस के द्वारा जुडिशियल रिव्यू आया, फिर वहाँ से इंडिया ने कॉपी कर लिया, ठीक है, बारो कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हाँ, ये जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी नहीं है, ये एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट है। दीज आर द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में हुआ था ना, 1789 से लेके 1799 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। तो उसी से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ठीक है। पूरी दुनिया में वहीं से फैला है फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये कॉन्सेप्ट फिलहाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 60 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे आपको 3 करेक्ट इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्या है, रॉल्स एंड डॉर्किंस आर द प्रोपोनेंट्स ऑफ द आइडियाज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लो, कहीं ना कहीं आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। रोनाल्ड डॉर्किन और रॉल्स, जॉन रॉल्स, ये दोनों हैं इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स के प्रोपोनेंट। ओके, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स का आइडिया इन लोगों ने दिया है, इसलिए इसको याद कर लो। दूसरा क्या है, रॉल्स गेव प्रायोरिटी टू द डिफरेंस प्रिंसिपल ओवर द प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल गलत है,
हम लोगों ने अभी क्या बात किया था पिछले क्वेश्चंस में ही हम लोगों ने बात किया था कि रॉल्स ने लेक्सिकल प्रायोरिटी की बात की है, ठीक है। उनका जो 3 प्रिंसिपल है, द इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल है, ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, फिर उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल है, फिर उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर उल्टा कर दिया ना, यहाँ पर डिफरेंस प्रिंसिपल क्वेश्चन पूछ रहा है ना। रॉल्स गेव प्रायोरिटी टू डिफरेंस प्रिंसिपल ओवर द प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसा रॉल्स ने थोड़ी किया था। उनका लेक्सिकल प्रायोरिटी में सबसे ऊपर इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल था, डिफरेंस प्रिंसिपल तो तीसरे नंबर पे था, दूसरे पे अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल था। तो ये चीज़ें आपको पढ़ोगे, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी ऊपर आया था ना, तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अच्छे से अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन रिलेट करके ही आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो रॉन्ग ऑप्शन यही है, ये सही है, मतलब सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है, मार्था नॉसबॉम इज एसोसिएटेड विद द कैपेबिलिटी अप्रोच। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेबिलिटी अप्रोच के साथ एक और थिंकर ऐड हुआ है। कौन सा थिंकर है वो अमर्त्य सेन है। कैपेबिलिटी अप्रोच टू फ्रीडम एंड डेवलपमेंट वॉज गिवन बाई अमर्त्य सेन विथ मार्था नॉसबॉम। मार्था नॉसबॉम और अमर्त्य सेन ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट दिया है कैपेबिलिटी अप्रोच का, ठीक है। और मार्था नॉसबॉम की एक बुक है जो कई बार पूछी गई है, सेक्स एंड सोशल जस्टिस। कौन सी बुक है, सेक्स एंड सोशल जस्टिस, इसे याद कर लो, नोट कर लो, ठीक है। सेक्स एंड सोशल जस्टिस मार्था नॉसबॉम की बुक है, कई बार पूछी गई है। चौथा ऑप्शन क्या है, द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी इज एसोसिएटेड विद माइकल वॉल्जर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि ये भी स्टेटमेंट सही है। आपको याद है माइकल वॉल्जर के साथ इस चीज़ को रिलेट करके चलना है। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट माइकल वॉल्जर ने दिया है। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि माइकल वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया है, ठीक है। तो उस बुक का नाम है स्फीयर ऑफ जस्टिस। क्या है, स्फीयर ऑफ जस्टिस। इसी बुक में कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट माइकल वॉल्जर ने दिया है, ठीक है। और आपको बता दूं कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, माइकल वॉल्जर इज़ अ कम्युनिटेरियन थिंकर, ओके। और इनके साथ कम्युनिटेरियन थिंकर की बात कर लें तो एलेस्डियर मैकेंटायर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, ये सारे कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। कभी कभी एलिमिनेट करने को आ जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे, माइकल वॉल्जर, एलेस्डियर मैकेंटायर, माइकल सैंडल प्लस प्लेटो। कौन सा इसमें कम्युनिटेरियन थिंकर है, कौन सा नहीं है, या मैक्स वेबर, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। तो कम्युनिटेरियन थिंकर 3 हैं, माइकल वॉल्जर, एलेस्डियर मैकेंटायर, माइकल सैंडल, ये जो पूछे जाने वाले थिंकर्स हैं। और इन लोगों ने बहुत जमकर क्रिटिसाइज किया है लिबरलिज्म को, ठीक है। कम्युनिटेरियन क्रिटिक कर रखा है इन लोगों ने, जमकर लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज किया है, लताड़ा है जमकर, ठीक है। और इनकी एक बुक है माइकल वॉल्जर की, ये एथिक्स की बात करता है, वॉर टाइम में एथिक्स की बात करता है। जैसे अपने यहाँ महाभारत वगैरह, रामायण वगैरह में हुआ करता था कि सूर्यास्त के होने के बाद हम एक दूसरे पे वॉर नहीं, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ इसने बुक लिखी 1977 में। 1977 में माइकल वॉल्जर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था जस्ट एंड अनजस्ट वार। क्या नाम था, जस्ट एंड अनजस्ट वार। उसमें इसने एथिक्स इन वॉर टाइम की बात कर डाली, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे कि एथिक्स इन वॉर टाइम की एथिक्स इन वॉर टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट या इसकी बात वॉर टाइम में एथिक्स की बात किस थिंकर ने की है, तो वो है माइकल वॉल्जर ने। किस बुक में की है, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर में की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं 61। फिलहाल चलिए ये बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। और वीडियो कैसा लगा लोगों को शेयर करते रहिए यार, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इसके अगले पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।